हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। सो बच्चे, आज हम यूनिट नंबर 2 के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस हैं उसको हम करेंगे। यूनिट नंबर 2 में जो अपने समथिंग समथिंग 5 पार्ट्स आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं पांचों पार्ट्स के ऊपर हम लोग आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यू हम कर चुके हैं। इस वीक में हमारे यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यू प्रैक्टिस हम खत्म कर लेंगे। हालांकि बुक आपके पास पहुंच गई होगी, आप खुद भी कर रहे होंगे, लेकिन एक बार हमारा कर्तव्य है कि आप सभी को बता पाए कि भाई एमसीक्यूज को कैसे डील करना है। ठीक है। तो बच्चे, फिर हमारी यूनिट नंबर 3 जो है नेक्स्ट वीक के मंडे से हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगी आपकी फोरेंसिक बायोलॉजी की। और जो आपका पेपर 1 है, आप सभी उसका क्लास डेली 2 से 3 घंटे चल ही रही है आप सभी की। लास्ट यूनिट शायद बची बस उसमें, और मोस्टली कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर भी आज तीसरी यूनिट हम लोग अब नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे। चलिए भाई, तो क्वेश्चंस आप सभी के सामने दिया गया है। इस कमेंट सेक्शन मेरे सामने सभी बच्चों का जो भी आ चुके हैं, वेलकम है आप सभी का। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीन एंड क्रोमोजोम। जीन और क्रोमोजोम के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। मेरे साथ साथ आप सारे बच्चे एक बार पढ़ेंगे। सलोनी, नमस्कार भाई। देखिए बच्चे, जीन जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होते हैं हेरेडिटी की। हेरेडिटी यानी आप कह सकते हैं अनुवांशिकता बोल सकते हो बच्चे, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, तो करेक्टर ट्रांसफर करने के लिए जो यूनिट है, वो जो इकाई है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाती है, उसको हम लोग जीन कहते हैं। पहली बात, हमारे ह्यूमन की जो सोमेटिक सेल है, सोमेटिक मतलब कायिक कोशिकाएं, काया मतलब होता है कि सेक्स सेल को छोड़ दो, बाकी जो स्किन है, हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब में जो क्रोमोजोम है 46 क्रोमोजोम होते हैं। फिर बोला कि क्रोमोजोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और फिर बोला कि एवरी ह्यूमन गेमेट, प्रत्येक ह्यूमन का जो सेक्स सेल है उसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं। देखो यार, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, वो क्लियरली आपको गलत लग रहा है, क्योंकि गैमेट का मतलब सेक्स सेल से संबंधित बात आ गई, तो वहां तो क्रोमोजोम नंबर हाफ, आधे हो जाते हैं। आधे होने का 46 तो नहीं होंगे, 23 होते हैं। तो इसका मतलब सर एक ऑप्शन हमें समझ में आ गया जो गलत है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, क्योंकि तीनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो आप लोग हासिल कर चुके हो। ठीक है सर, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एक असर्शन, एक स्टेटमेंट दे रखे है और फिर उसका रीजन बता रखा है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि जीन्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो आपके माता पिता से बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं। रीजन है उसका कि जीन्स जो है वो ऐसे सेगमेंट होते हैं डीएनए के, जो कि क्रोमोजोम के ऊपर लोकेट होते हैं और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाने वाली जो इंफॉर्मेशन है उनको कैरी करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर डी दिया है सलोनी आपने, तो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर डी में ही तीनों लिखा हुआ है। इसका आंसर बताइए अब कि भाई जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। फिर बात है कि जीन्स जो है वो डीएनए के सेगमेंट हैं, क्रोमोसोम पे जो होते हैं और इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन में जो दोनों ही स्टेटमेंट आपको दे रखी है ना, स्टेटमेंट आपके बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी एक प्रकार का सस्पेंस ये पैदा होता है कि यार, क्या जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है उस स्टेटमेंट का ये एग्जैक्ट रीजन है कि नहीं। तो देखो यार, एक बात समझो भाई, कि भाई स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और रीजन भी सही है। कैसे भाई? ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जानते हैं कि सर जो आपके जीन्स होते हैं वो डीएनए का सेगमेंट होता है ना, वो इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है। स्टेटमेंट जानते हैं कि जीन जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर आपकी क्या होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको पहुंचाना होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जाते हैं। तो दोनों ही चीजें आपकी जो है वो सही है बिल्कुल। और ए जो है, ये जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को। वही बात आप सभी को आंसर नंबर ए में दे रखी है। तो बिल्कुल स्लोनी ने आंसर जो दिया है ए वाला बिल्कुल सही होगा भाई, बिल्कुल। और बहुत आपने सही समय से आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप स्टडी अच्छे से कर रहे हो। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, एक कपल हैज अ चाइल्ड अफेक्टेड विद एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब मेरे भाई, जब मैंने आपको यूनिट पढ़ाई थी तो आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये सारी चीजें मैंने बताई थी।
तो एक कपल जो है ना उसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, बोथ पेरेंट्स आर क्लिनिकली नॉर्मल, पेरेंट्स नॉर्मल हैं, तो बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट व्याख्या, सबसे अच्छी व्याख्या क्या हो सकती है इसकी, कि वन पेरेंट मस्ट हैव द डिजीज, एक पेरेंट्स को पक्का बीमारी मिलेगी, दोनों पेरेंट जो हैं वो हेट्रोजाइगस कैरियर हैं, या ये डिसऑर्डर जो है वो एक्स लिंक डोमिनेंट है, या डिसऑर्डर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस या साइटोजेनिक इनहेरिटेंस मैंने अलग से आप सभी को करवाया था, और करवाया था तो आप सभी को पता भी होगा। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला कि बच्चा जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव विकार से ग्रस्त है। ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है, जो सोमेटिक सेल है ना उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। अब सोमेटिक सेल जो होते हैं उनमें डिफेक्ट अगर होता है तो कहीं ना कहीं मेरे भाई वो आपका या तो क्रोमोजोम की संख्या में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो ऑटोसोमल पेयर होते हैं 22 जोड़े जो होते हैं या तो उनमें दिक्कत है, या फिर जो मदर से हमें इनहेरिटेंस में माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मटेरियल मिलता है उसमें दिक्कत है। कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम समझ गए हैं। तो सर क्या ये जो इन्होंने बोला है इसका रीजन इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन में से देखो भाई, कि भाई दोनों पेरेंट्स जो है वो यहां लिखा है हेट्रोजाइगस कैरियर्स, मतलब क्या है इसका, देखो भाई जो ऑटोसोमल रिसेसिव जो विकार होते हैं ना वो किसी भी व्यक्ति को बीमारी के लक्षण दिखाने के लिए दोनों म्यूटेशन यानी दोनों एलील का खराब होना होता है। कहोगे सर ऐसा कैसे, भाई ये जो रिसेसिव शब्द है ना, रिसेसिव शब्द का मतलब होता था, जब हमने कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा जैसे कि मान लो ये कैपिटल टी या स्मॉल टी, रिसेसिव शब्द जब आ जाता है ना तो इसका मतलब होता है कि दोनों ही पेरेंट्स वाले मतलब माता वाला पिता वाला दोनों की तरफ से जो आपको ये आपके एलील्स मिलते हैं दोनों में डिफेक्ट होता, तभी हम रिसेसिव शब्द यूज करते हैं। डोमिनेंट शब्द होता तो ऑब्वियस सी बात है सर ये कंडीशन होती तो भी बीमारी हो जाती, लेकिन रिसेसिव कंडीशन के लिए मैंने आपको कंसेप्ट जब बैच के अंदर समझाया था, बताया था भाई दोनों में प्रोग्राम दिक्कत आएगी, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही आंसर आप सभी के सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो मैच करो मेरे भाई। यहां पर देखो कई बार क्या होता है बच्चे, हमें जो आता है ना हम वो भी गलत करते हैं, इसके पीछे का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसके पीछे की दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि भाई कंसेप्ट हमने रिवीजन कर लिए, हमें समझ में आ गए, लेकिन हमने उसको जो मल्टीपल टाइम रिवीजन या फिर उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना वो प्रैक्टिस नहीं किए, यही कारण होता है। भाई हमने जो बुक बनाई है आप सभी बच्चों के लिए, उस बुक के अंदर स्पेशली मैंने ध्यान रखा है कि अगर यूनिट 1 में 5 पार्ट है तो हर पार्ट के क्वेश्चन जो पॉसिबल हैं सारे के सारे बना करके आप सबके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं दे सकूं। तो अब आपने किए हैं अगर तो ये गलत हो ही नहीं सकते, या फिर आपने सिर्फ एक ही बार किया है तो गलत हो सकते हैं। भाई जब भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो ना कम से कम 2 से 3 बार आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको प्रैक्टिस करो, तब जाकर के ब्रेन हमारा 70% बातों को कैच करता है, नहीं तो फिर ब्रेन हमारा बोलता ही रहता है कि भाई नहीं कुछ फायदा हो रहा, बताओ क्या किया जाए। ठीक है सर, मैच करना, जीन, क्रोमोजोम, जीनोम और एलील, 4 टर्म्स दे रखी हैं, इन चारों टर्म्स को ही हमें क्या करना है, चारों टर्म्स को ही हमें मेंशन करके ये करना है। देखो भाई जीन यहां दे रखा है, जीन क्या है, आप कहोगे सर यूनिट ऑफ हेरेडिटी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स जाते हैं उसके पीछे जीन ही आपकी क्या है, कारण है। क्रोमोसोम क्या है सर, डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई संरचना है। जीनोम क्या है सर, हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं। एलील क्या है सर, एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म अलग अलग रूप जो होते हैं। तो भाई ये तो चारों ही मुझे ठीक लग रहे हैं, 1 2 3 4, तो भाई 1 2 3 4 कहां पर है, ये तो मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। नहीं ए ऑप्शन में है क्या, एक सेकंड, नहीं ए में तो 3 4 1 2 है, यहां पर मुझे सी ऑप्शन आंसर आएगा भाई, 1 2 3 4 जो है। ठीक है, यहां पर आंसर नंबर सी है जिसमें 1 2 3 4 आपके सामने लिखा हुआ है। सारी बातें सही हैं, पढ़ चुके हो आप लोग, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने की। अगले पे आ जाओ, एक पुरुष है वो प्रभावित है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, फिर से आपका एक्स क्रोमोसोम जो है ना उनसे रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो वो ट्रांसमिट करेगा आपका म्यूटेंट एलील, मतलब जो खराब एलील है खराब जीन है उसको किसको ट्रांसफर करेगा, हाफ ऑफ द सन, ऑल सन्स, ऑल डॉटर ओनली, नन ऑफ द चिल्ड्रन। देखो भाई जब एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक का मीनिंग क्या समझोगे, ह्यूमन बायोलॉजिकल सेक्स जो होता है आपका वो डिटरमाइन होता है किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर एक्स होता है और पुरुष फीमेल के अंदर
मेल के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और फीमेल के पास दोनों एक्स होते हैं। अब रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, फादर अपना वाई क्रोमोजोम देता है उसके सारे सन्स को, बेटों को, और एक सिंगल एक्स क्रोमोजोम जो है उसकी डॉटर को। इसलिए मेल जो है अफेक्टेड अगर होगा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर से, तो उसके ओनली एक्स क्रोमोजोम जो है ना, वो आपका खराब जीन कैरी करेंगे, और एक्स जीन सिर्फ और सिर्फ किसको जाता है, डॉटर को जाता है। तो इसका मतलब है सर बीमारी भी अगली जनरेशन में किसको होगी, डॉटर को ही होगी। तो आंसर आ जाएगा सी वाला आपका सही, क्योंकि एक्स लिंक मतलब एक्स से जुड़ी हुई बीमारी थी, तो एक्स जाता है पुरुष से हमेशा लड़की को, इसलिए ऐसा आंसर आपको देना पड़ेगा। फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सर छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में, यानी मेंडल ने जो आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स जाते हैं, उन करेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नियम दिए थे, उसी के बारे में स्टेटमेंट है। इसने कहा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो हैं वो ज्यादातर सक्सेसिव जनरेशन में अपीयर होते हैं, यानी लगातार पीढ़ियों में दिखाई देते रहते हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार हैं। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हुए हैं वो एक जनरेशन को स्किप कर सकते हैं। फिर बोला है कि भाई जो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हैं वो मेल्स में ज्यादा कॉमन है। और फिर बोला है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर हैं वो इनहेरिट होते हैं फादर से। भाई मुझे तो गलत दिख रही है बहुत सारी, कम से कम 2 स्टेटमेंट तो मुझे, 1-2 तो गलत दिख रही है। देखो यार, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर तो हमेशा फीमेल से मिलते हैं, आप जानते हो, तो ये तो गलत है ही है। फिर बोला कि एक्स लिंक जो रिसेसिव डिसऑर्डर हैं वो ज्यादा कॉमन होते हैं मेल्स में। एक्स लिंक डिसऑर्डर, देखो अभी तो आपने पढ़ा था कि पिता से एक्स लिंक जो डिसऑर्डर हैं वो आपके लड़की में जाते हैं। तो बताओ कौन ज्यादा प्रभावित होगा। भाई यहां पर जो सी वाला ऑप्शन दिखा है कि एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हैं ये ज्यादा कॉमन मेल्स में। अब मैंने कहा सर एक्स लिंक वाले तो ज्यादातर किस में जाते हैं, पिता से पुत्री में। अब आप कहोगे सर पुत्री ज्यादा प्रभावित होगी, नहीं मेरे भाई, याद करो एक बार कि भाई पुरुष के अंदर ये कंपोजिशन होती फीमेल्स में ये, अगर पुरुष का एक एक्स के ऊपर खराब जीन है, डिफेक्टेड जीन है, और फीमेल का भी एक डिफेक्टेड जीन है, तो फीमेल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन मेल को बीमारी हो जाएगी क्योंकि उसके पास एक ही एक्स है, और एक ही एक्स डिफेक्टेड हुआ तो होगी बीमारी। फीमेल्स के अंदर 2 एक्स हैं, एक एक्स डिफेक्टेड हुआ दूसरा एक्स संभाल लेगा। समझ रहे हो बात को, जब दोनों प्रभावित होंगे ना फीमेल में तब बीमारी होती है। ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं, पुरुष ही होते हैं। तो पहले दूसरी और तीसरी जो ये आपकी स्टेटमेंट है ना मेरे भाई, तीनों